बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में शामिल करते हैं हम आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ टिप्स, शहर की सब खबरें जो आपकी जिंदगी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि चिकन की जो कीमत है वो मुस्तहकम नहीं हो पा रही। क्या सोना वाकई एक दफा फिर महंगा होने जा रहा है? मौसम की क्या सूरत हाल है? क्योंकि मौसम अगर अच्छा है तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान की जिंदगी का मूड जो है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसके साथ साथ फिटनेस इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्डियो एक्सरसाइज क्या है, इसकी आपकी सेहत पे क्या असर हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और वो सब्जियां जो कि हमें मामूली सी लगती हैं या हमारे किचन में या फ्रिज में ऐसे ही पड़ी होती हैं, लेकिन उनके हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा मुस्बत असरात हैं। तो देखना यह है कि आप इन चीजों से किस तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो बच्चे जो कि छुट्टियों में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, वो बड़ी अब तैयारी कर लें और बैग शेग पैक करें, क्योंकि स्कूल जो है वो ऑलमोस्ट खुल भी गए हैं और कुछ स्कूल जो है वो 1 सितंबर को खुलेंगे। अब देखते हैं कि फैसलाबाद की वेदर की क्या सूरत हाल है हमारे टुडेज वेदर के सेगमेंट। कल की बारिश से मौसम तो फैसलाबाद का खुशगवार हो गया था। देखना यह है कि आज बारिश हो रही है या नहीं हो रही, या क्या इम्कान है। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा वेदर की क्या अपडेट्स हैं? फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज फैसलाबाद के अंदर बादलों का राज है। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और उसके साथ साथ हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता कई रोज से शहर फैसलाबाद में गर्मी का जोर बरकरार था, लेकिन गुज़िश्ता रोज शहर फैसलाबाद में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं तेज कहीं हल्की बारिश से फैसलाबाद का मौसम तब्दील हुआ। रात के औकात में तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगी और दिन का मौसम भी आज इसी तरह से मालूम होता है कि बादलों का तो राज है एक जानिब, लेकिन साथ साथ बारिश की पेशन गोई जो है वो भी की गई है महकमा मौसमियात के मुताबिक। इस वक्त अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब शहर फैसलाबाद में इस वक्त 66% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। सुबह सवेरे में मौसम जो है वो खासा बेहतर भी लगता है, लेकिन आज महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशन गोई की है कि आज पूरा दिन इसी तरह से मौसम रहेगा, बादलों का राज, और इसके साथ साथ दोपहर के औकात में बारिश की पेशन गोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जहां बारिश की पेशन गोई है तो वहीं एहतियाती तदाबीर का मशवरा भी दिया गया है कि एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफर ना करें, क्योंकि मानसून की बारिशें हैं। इसके साथ साथ खंभों से दूर रहा जाए और इसके साथ अगर आप किसी ऐसे घर में मौजूद हैं, ऐसे मकान में मौजूद हैं जिसकी दीवारें कच्ची हैं या मकान कच्चा है, तो वहां से किसी महफूज जगह पे अपने आप को दूसरे घरों के अंदर दूसरे घर में ले जाएं ताकि अपनी हिफाजत जो है वो खुद की जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिल्कुल वेदर जिस तरह से चल रहा है, अपने आप को महफूज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एहतियाती तदाबीरों को जितना हो सके उतना ज्यादा फॉलो करें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ एजुकेशन के हवाले से। वो बच्चे जिन्होंने छुट्टियां जो हैं वो खूब इंजॉय की हैं और स्टडी से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं बरकरार रखा, तो वो हो जाएं तैयार, क्योंकि स्कूल जो है वो खुलने को तैयार। अब ये देखना है कि किस तरह से टीचर जो हैं उन्होंने आगे लेसन प्लान किया है और वो स्टूडेंट जो कि मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरह से देख रहे हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर आप? आज जहांगीर आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, मेरे ख्याल से मौसम के असरात लग रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्कूल जो है वो खुलने को तैयार। अब ये बताएं कि क्या अपडेट्स हैं, कब से स्कूल खुल रहे हैं? गालिबन जो A लेवल O लेवल वाले स्कूल हैं वो तो खुल भी गए हैं। गवर्नमेंट की जो हमेशा से अनाउंसमेंट्स होती है ना, वो अचानक से होती हैं। अब पहले छुट्टियां बढ़ा दी गई, उसके बाद से वापस ले लिया गया फैसला, और जो फैसला वापस लिया गया वो तमाम बच्चों के लिए नहीं था, वो सिर्फ 4 क्लासेस के लिए था, जिसमें 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था। अब यहाँ पर असातिज़ा कंफ्यूज हो गए कि हम स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल टीचर की अगर बात करें तो उनको तो छुट्टियां हैं, एलिमेंट्री की बात करें तो उनको भी छुट्टियां हैं, लेकिन हाई हिस्से में चूंकि प्राइमरी भी होता है एलिमेंट्री भी होता है, तो वो परेशान थे कि कौन से टीचर आएंगे कौन से टीचर नहीं जाएंगे।
गवर्नमेंट एक्चुअली हमेशा से एजुकेशन में कंफ्यूज रखती है, हमारा वो टीचर हो, बच्चा हो, पेरेंट हो, इवन सीईओ एजुकेशन तक कंफ्यूज नजर आते हैं हुकूमत के अचानक ऐलानात पर। अब छुट्टियां एक हफ्ते पहले करने का फैसला भी अचानक आ जाता है, छुट्टियां एक्सटेंड करने का फैसला भी अचानक आ जाता है, छुट्टियां एक्सटेंड करना, वापस लेने का फैसला भी अचानक आ जाता है। अच्छा, और ये वो चीजें हैं जिसका फायदा कोई नहीं है ना इन पर बहस करने का, जो गवर्नमेंट एक डाल देती है पूरे एजुकेशन से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स को एक बहस में। गवर्नमेंट को क्लियर रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ छुट्टियां बार बार एक्सटेंड करना, चाहे गर्मियों की हों, सर्दियों की हों, हमारा एजुकेशन जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अब बच्चों के कोर्सेज कवर नहीं होते। अब इसी तरह से छुट्टियों से पहले की बात करें तो अगर एक हफ्ता पहले छुट्टियां कर दी गई तो कुछ लोगों ने वहां पर क्लोजिंग का सोचा होता है कि लास्ट वीक में हम क्लोजिंग करेंगे, रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, और बच्चों को छुट्टियों के काम के हवाले से गाइड करेंगे। जब एक हफ्ता पहले आपने छुट्टियां दे दी तो वो सारी प्लानिंग गई। और इसी तरह से अब स्कूल खोलने की जब सारी तैयारियां हो चुकी थी, एक कुछ दिन पहले अनाउंस होता है कि जनाब 1 सितंबर तक मजीद छुट्टियां बढ़ गई। उससे 2-3 दिन बाद दोबारा एक फैसला आता है कि कुछ बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बाकी की नहीं होती। अच्छा, ये लॉजिक गवर्नमेंट को ही समझ आ सकती है कि वो कह रहे हैं मैट्रिक और इंटर के बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, उनको बुला लें, बाकी बच्चों की खैर है। तो नो डाउट हमारा जो एकेडमिक सेशन है या हमारे यहाँ जो रवाज है कि हमारी पहली डिग्री मैट्रिक कंसिडर होती है, उससे पहले को तो हम किसी खाते में नहीं लेके आते। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ने भी सोचा कि, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट इन्होंने उन क्लासेस को खोल दिया, क्योंकि पहले भी हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 9th का बच्चा जो एग्जाम के बाद स्कूल ज्वाइन किया था उसने, उसको छुट्टियों से पहले 1 माह भी नहीं पढ़ने को मिला। अच्छा, उसका आधा साल तो जाया हो गया छुट्टियों में, और पिछले एग्जाम उसके चूंकि लेट होते हैं, 10th के पहले हो जाते हैं, 9th के बाद होते हैं। तो अभी उसका कल रिजल्ट भी आ रहा है 9th का। बिल्कुल, 9th वाले बच्चे तो वो बच्चे जो हैं उनका कल रिजल्ट भी आ रहा है, उनके स्कूल भी खुल चुके हैं, उन पर तो खतरे की दोहरी तलवारें लटक चुकी हैं। और यहाँ पर जहांगीर, वो हमें हमारा टाइम याद आ जाता है, रिजल्ट वाला दिन इस कदर भयानक होता है या खौफनाक होता है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। और ऐसे 9th में प्रेशर बच्चे पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम है जो वो अपने स्कूल से बाहर जाके देते हैं। हमारे यहाँ 8th क्लास तक बच्चे को एक आदत पड़ चुकी है कि उसको पास भी होना है, उसको अच्छे नंबर भी स्कूल ने दे देने। 9th में जाकर जब उसको थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन आती है, जब वो किसी और जगह जाके किसी और सेंटर में अननोन टीचर के सामने बैठ के, तो बहुत ज्यादा नफसियाती तौर पर दबाव में आकर अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये रीजन है कि हमारे 9th का रिजल्ट हमेशा से राउंड अबाउट वो 50% के करीब आता है। 10th में जाके वो 70 to 80% ले जाते हैं बच्चे, इम्प्रूव कर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो जहांगीर अशरफ के पेपर पैटर्न नहीं पता होता, रोल नंबर किस तरह से लिखना है, क्या प्रोसीजर होगा। और अब देखते हैं कि बच्चे काफी ज्यादा जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंस्ड होते हैं। इवन के कुछ लोग तो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब फर्दर पता नहीं पास होंगे या नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कि पेपर पैटर्न नहीं पता था। अच्छा, हमारे बहुत सारे बच्चे, जैसे हमने पिछले दिनों भी एक डाटा शेयर किया कि 40 से 50 हजार बच्चे मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ जाते हैं, कि मैट्रिक में वो अपीयर हुए, पास हुए, नहीं हुए, कम नंबर लिए, उनमें से 40-50 हजार बच्चा हर साल मैट्रिक के बाद वो साइड पर हो जाता है, वो आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख पाता। उसमें एक तो क्वालिटी एजुकेशन के इश्यूज हैं कि 8th क्लास तक हमने सब बच्चों को पास किया और वो 9th में इसी खुशफहमी में थे कि मैं पास हो जाऊंगा, और वो फेल हुए, और 9th में भी सप्ली आ गई, 10th में भी सप्ली आ गई, वो क्लियर नहीं कर सके, और 20% तो वो फेल होकर साइड पे चले जाते हैं। और जहांगीर अशरफ, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स का भी तो रोल देखें, अगर हम 8 की बात करें, 7th की बात करें, हम देखते हैं एक क्लास में 3-4 फर्स्ट हैं, 3-4 सेकंड हैं, और बाकी सब लोग हैं वो 3rd पोजीशन पे हैं। ये भी प्राइवेट स्कूल्स का ही है। और जब बच्चा किसी बोर्ड एजुकेशन निज़ाम में एंटर होता है तो उसे पेपर पैटर्न नहीं पता होता, जिसकी वजह से बच्चा परेशान भी होता है और 9th का रिजल्ट जो है वो भी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर नारू, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, अगर हम 9th के हवाले से बात करें या पेपर पैटर्न के हवाले से बात करें, मैं ये समझती हूँ कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है तो समझो कि आपका पेपर जो है उसमें पास होने के चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को प्रॉपर मेथड नहीं दिखाया जाता या सिखाया जाता बच्चों को। महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, पेपर पैटर्न और साथ में जो पेपर प्रेजेंटेशन है,
ये बड़ी अब अहम चीज़ हो चुकी है। और जब से ये जदीद जो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं हमारे यहाँ पर, तो इसको खासी अहमियत हासिल हो चुकी है। एक जो चेकर है वो बजाय के पेपर पेचीदा पेपर को चेक करे और समझने की कोशिश करे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और बेतरतीब तरीके से पेपर जो है छाप दिया स्टूडेंट ने, तो वो खुद ही उससे पहले तो वो मुतनफ़िर हो जाता है। उसके जहन में एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। और उसके बरक्स एक तालिब इल्म ने या तालिबा ने पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखी है और तरतीब के साथ पेपर को लिखा है और बड़े अहसन अंदाज में पेश किया है, तो वो जवाबात तो बाद की बात रह जाती है, जो तासुर है एक चेकर पर वो बड़ा अच्छा पड़ जाता है कि जनाब इसने कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। अब जैसे कि कल रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट्स में जाहिर बात है हमारे जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो खासे मोहतात भी हैं, तैयार भी हैं और जिन्होंने परेशान भी हैं और जिन्होंने अच्छा पेपर किया है और वो काफी उम्मीद भी दिखाई दे रहे हो। हमारी तो दुआ है कि सभी के साथ अच्छा हो और अल्लाह खैर करे। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि पूरा साल आप स्टडी करते हैं और हमारे यहाँ पर अब 2 किस्म के आप पालें कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये ज्यादा अलमिया है कि सरकारी जो स्कूल है वहां पर पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा सकता, किया जाता भी नहीं है और जा सकता भी नहीं है शायद के तादाद के एतबार से। और दूसरा ये है कि वो सिलेबस कवरेज के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में हम बच्चे को पेपर में जाकर जो उसने 2.5 से 3 घंटे गुजारने हैं और उसने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीजें उसने कैसे कैसे करनी है, और एक सवाल ने उसको वहां पर ठहरा दिया है कि जनाब आपको जवाब नहीं आ रहा तो आप वहीं पर रुक कर रह गए हैं, बजाय कि आप उसको स्किप करते आगे बढ़ते आगे वाले सवाल लिखते उसकी जगह छोड़ देते। तो ये सारी जो पेपर मैनेजमेंट है और पेपर प्रेजेंटेशन है इसको लेकर बड़ा अहम चीजें होती हैं। और ये ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों के होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में जाकर परेशान हो जाते हैं दुराने पेपर के, उनको समझ ही नहीं लग रही होती कि अब हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, या तो उन्होंने चीजें बड़ी वो महदूद से कर रखी होती हैं कि ये हो गया ऐसे ऐसे होगा। जैसे कि अब हमारे यहाँ पर है कि एक चीज पढ़ा दी जाती है कि जनाब इस चैप्टर में आपका इतना फीसद पेपर आ जाएगा, इस चैप्टर में से इतने फीसद आएगा, तो आप इसको ऐसे गो थ्रू करें, ऐसे पढ़ लें। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो वो बच्चा बच जाता है, वरना उस तरह से वो पेपर नहीं आता और चीजें कुछ सिर्फ मुख्तसर हो जाती हैं या तब्दील हो जाती हैं, तो फिर उसके लिए मसला बन जाता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि हमारे यहाँ पर बाकायदा अब पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर और पेपर मैनेजमेंट के ऊपर और बाकायदा जो टाइम मैनेजमेंट है दुराने पेपर, वो बड़ी जरूरी है कि बच्चों को बताया जाए कि आपने चीजों को किस तरह मैनेज करना है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही उसको स्किप कैसे करना है, उसके लिए आपने मार्जिन कैसे रखना है, पेपर में आगे कैसे बढ़ना है। नहीं है कि आपने पहले जो है वो तफसीली सवाल लिख दिए, ठीक है जी मुझे मुख्तसर नहीं आ रहा तो मैं इसके बाद जाके लिख दूंगा, नहीं, आपने उसके लिए उतनी जगह छोड़नी है, आपने कैसे उसको मैनेज करना है और सवालात को कैसे तरतीब से लेकर आना है, मार्कर का यूज, पेन का यूज, ये सारी चीदा चीदा सी चीजें हैं। लेकिन जो चेकर है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं और एक तासुर बनाने में वो कामयाब हो जाता है स्टूडेंट के बारे में कि जनाब इसने अव्वल ता आखिर जो चीजें हैं वो बड़ी जबरदस्त अंदाज में, ऐसा अंदाज में लिखी हैं, उसमें कोई छोटा मोटा कोई हर्ज आ भी जाता है कि मसला हो भी जाता है तो वो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर पेपर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है और वो लग रहा है जैसे हम कहते थे कि मक्खियां मारी हुई हैं और पता ही नहीं चल रहा कि लिखा क्या है लिखा नहीं है। अब इसमें देखें, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है, आपकी लिखाई बहुत प्यारी नहीं भी है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं और आप तरतीब के साथ चीजों को लेकर आ रहे हैं और वक्फे वक्फे से आप लिख रहे हैं, तो यकीन माने वो जैसी भी आपकी हैंड राइटिंग है, क्योंकि चेकर को भी होता है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करना है, उसकी इनकम जनरेट होनी है, उसके 100 मामलात हैं, उसने भी ज्यादा आगे जाना है। लेकिन इस चीज में आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है, आपका जो वक्फे वक्फे से आप लिखा है, आपने वक्फा देके लिखा है, आपने चीजों को मैनेज करके लिखा है, तो वो वहां पर रुक जाता है, समझता है। इसी तरह से पेपर पैटर्न को फॉलो करना ये भी सिखाना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर एक बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है लेकिन उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन हमने कितनी देर में करना है, तो उसका जो पेपर है वो ऑलमोस्ट खराब जाएगा। तो 50% जो है वो प्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंसी होती है और 50% आप कितनी अच्छी तरह पेपर को अटेम्प्ट करते हो इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अपनी राइटिंग स्पीड जो है ये भी काफ़ी बढ़ाएं, तब जाके आपके जो पेपर्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। फर्दर भी हम 9th और 10th के रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे। 10th के रिजल्ट जो है वो तो अनाउंस हो चुका है, 9th का रिजल्ट आने वाला है, क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही थी गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो मिडिल क्लास से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टियां अभी भी बाकी हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के, ये अमूमन छोटे बच्चे होते हैं तो होमवर्क उस तरह से नहीं करते। तो जहांगीर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब जिन लोगों की तो छुट्टियाँ रह गई हैं बाकी 1 से 1.5 वीक की, वो इसे किस तरह से यूज़फुल बना सकते हैं? अच्छा, यूजफुल जिसने 2.5 माह को नहीं बनाया वो 10 दिन को क्या यूजफुल बनाएगा? तो ये मैं समझता हूँ अब तो वो स्कूल जाने की तैयारी करे, अपने बैग को रेडी करे, और अगर उसका कोई छुट्टियों का काम रह गया तो उसको करे ना। तो हाँ, कि बोले वो खुश हो कि मुझे 10 छुट्टियां और मिल गई, हालांकि खुश होना बनता नहीं है। और ये गवर्नमेंट का, मैं पहले भी जैसे कि गवर्नमेंट को ये अजीब सी एक मंतक है। अब चूंकि वजीर तालीम इस वक्त खुद अमेरिका जा चुके हैं 10-12 दिन छुट्टियां एंजॉय करने, तो लोग कह रहे हैं कि शायद इसलिए छुट्टी एक्सटेंड की थी कि मिनिस्टर साहब खुद वो अमेरिका जा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ इस तरह की सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें चलती रहती हैं। तो गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। अब पेरेंट्स को पता था, टीचर्स को पता था, सारा हमारा कैलेंडर एकेडमिक है, वो पता है कि जनाब आपने 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करनी थी और अगस्त में ही बच्चों का एक टेस्ट लिया जाना था कि छुट्टियों में क्या वो पढ़ाई से अटैच रहे हैं या नहीं रहे। अच्छा, अब ये 15 दिन का गैप आपके सितंबर के 15 दिन डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि पूरा सितंबर आपने पढ़ाई पे लगाना था। आपने अगस्त को रखा था कि हम बच्चों की असेसमेंट करें कि वो छुट्टियों में पढ़ाई से अटैच रहे हैं या नहीं, ताकि टीचर को आइडिया हो कि मैंने कितना रिवाइज करना है, कितनी मेहनत करवानी है, कहां से बच्चों को आगे लेकर चलना है। अब उसका सितंबर इसी चक्कर में चला जाएगा कि दोबारा से जो अगस्त में टेस्ट लेने थे वो टेस्ट सेशन अब सितंबर में जाएंगे। तो इस तरह से हमारा हर 15-20 दिन का डिले आ जाएगा हर माह की जो प्लानिंग की गई है इदारे की तरफ से, टीचर की तरफ से। उसका नुकसान अल्टीमेटली हमारे बच्चे को होगा कि एट द एंड जब फाइनल एग्जाम के पास वो पहुंचेगा तो उसकी चीजें रह चुकी होंगी। तो 15 दिन ये और 7 दिन जो छुट्टियां कबल वक्त की गई थी, तो इसका मतलब कि हमारे बच्चे का तकरीबन 1 माह जो है वो जाया हो गया छुट्टियों के अलावा। छुट्टियां तो थी ही थी, और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, और अक्सर तादाद मैं समझता हूँ कि मोर देन 70% बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में उस तरह से इंगेज नहीं रहते पढ़ाई के साथ। 20 से 30% बच्चे हैं जो किसी एकेडमी में हैं, किसी जगह कोचिंग ले रहे हैं, या वो खुद से अपनी पेरेंट्स की निगरानी में छुट्टियों का काम और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हैं। बाकी हमारे वो बच्चे, उनका 2-2.5 माह तो जाया हुए, लेकिन उनका 1 माह मजीद जाया हो गया गवर्नमेंट की। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम छुट्टियों को यूजफुल बना लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन क्लासरूम है आपकी, आप प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। अच्छा, इसमें फ्लॉज बहुत ज्यादा ना तो सारे हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ना पेरेंट्स को पता है कि हमने बच्चों को एंगेज कैसे करना है, ना पेरेंट्स के पास खुद कोई स्किल है जो बच्चों को इम्पार्ट करें। हमारे यहाँ इश्यूज ज्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज उस हवाले से कम है। हमारे पेरेंट्स को कभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से नहीं बताया गया कि छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाई से किस तरह से वो रिलेट रख सकते हैं, अटैच रख सकते हैं। और हमारे चूंकि अक्सरियत पेरेंट्स, वो उनके पास या टाइम नहीं है, या उनके पास अवेयरनेस नहीं है, या उनके पास कोई स्किल नहीं है, या उनको खुद वो पढ़े लिखे नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चों को छुट्टियों में टाइम वेस्ट करवाती हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही कम पेरेंट्स और बहुत ही अफोर्डिंग और पढ़े लिखे वो कम है तादाद में। बिल्कुल इसी तरह से। तो हमारे यहाँ अगर बोर्ड की अगर बात करें तो अगर 1.25-2 लाख बच्चा अपीयर होता है तो उसमें 1-1.25 लाख जो है वो गवर्नमेंट का बच्चा होता है, और तकरीबन 50,000 प्राइवेट सेक्टर का। इसका मतलब कि प्राइवेट में जितने बच्चे और पेरेंट्स हैं उनसे डबल हमारे पास गवर्नमेंट के पेरेंट्स और बच्चे हैं। तो वो सारे गवर्नमेंट में हमने देखा है कि पेरेंट्स टीचर की मीटिंग्स नहीं आपस में होती, कोऑर्डिनेशन नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में तो हम देखते हैं कि वीकली मीटिंग्स भी हो रही होती हैं, मंथली मीटिंग्स भी हो रही होती हैं। जो पेरेंट्स का और एक टीचर का कनेक्शन होना चाहिए एक बच्चे को बेहतरीन करियर की तरफ लेकर आने के लिए, स्किल्स सीखने के लिए, वो हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं देखते। अच्छा, अब यही देख लें कि अगर 50,000 बच्चे और उनके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर से अटैच हैं और 1 लाख बच्चा आपका गवर्नमेंट से अटैच है, उसके पेरेंट्स ना वो टीचर के साथ मुंसलिक है, ना बच्चे की काउंसलिंग में एंगेज हैं, ना बच्चे को वो खुद से पढ़ा रहे हैं फोकस करके, तो इसका मतलब कि हम 1/3 तो वैसे ही 2/3 बल्कि 1/3 तो है प्राइवेट सेक्टर के पास, जिस पर फोकस भी है, जिस पर इन्वेस्टमेंट भी है, जिसके पास ट्यूशन जाने के पैसे भी हैं। तो वो 1/3 पे तो फोकस है, और जो 2/3 है, जो मेजोरिटी है, जो हमारा तकरीबन 66% है,
उस पर फोकस नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना टीचर का और ना सोसाइटी का एज ए होल, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग और इनका आपस में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चे की पढ़ाई के लिए, ग्रूमिंग के लिए, उसकी स्किल इन्हांस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ना कभी इस पर फोकस किया। इवन जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कोई पेरेंटिंग पे काम नहीं हो रहा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ज़रूरत है पेरेंटिंग पर काम करने की, ताकि पेरेंट्स को पता हो कि हमारे पास जो 2-3 माह एक लंबा टाइम पीरियड है, तो हमने बच्चों को कैसे गुजारना है। बिल्कुल इसी तरह से जहांगीर यही चीज़ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा रही है तो कोई फीडबैक अप्रोच नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और यही हम देख रहे हैं तसलसल हम पेरेंट्स में देख रहे हैं, गवर्नमेंट में पेरेंट्स टीचर के आपस में कनेक्शंस नहीं है, जिसकी वजह से शायद बच्चे की काउंसलिंग मजीद बेहतर हो जाए, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही है। तो नारू यहाँ पर मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, अगर पेरेंट्स के रोल के हवाले से बात करें, मैं ये समझती हूँ कि स्कूल में टीचर आपको सिलेबस पढ़ा देती है, समझा देती है, लेकिन घर में भी आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, खासकर अगर गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से हम बात करें। महविश इसमें देखें, बात हमारे पेरेंट्स की जब आती है, वालिदैन की आती है, तो हमारी सोसाइटी उन माशरों में शामिल होती है जहाँ पर वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि खुद पढ़ी लिखी नहीं है वालिदैन, लेकिन उस तरह से तादाद नहीं है जैसे होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में हमारे यहाँ पर जो गर्मियों की छुट्टियों में है, एक ट्यूशन कल्चर राइज है और साथ में एकेडमी कल्चर राइज है, तो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। देखें, घर में ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं कम से कम बच्चों को ये कह सकते हैं, अब वो खुद पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, या उनको कितना करीब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन ये कह सकते हैं कि बच्चा किताबें खोल लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो। उनका एक टाइम मखसूस किया जा सकता है। देखें, हम हर बार कहते हैं कि आपकी जो छुट्टियां हैं उनको अगर आपने फ्रूटफुल बनाना है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वो जिस तरीके से भी हो, अगर पहले दिन छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है, अब तीसरा महीना चल रहा है छुट्टियों का, जब छुट्टियां हुई थी तो हमें पता है कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जो वो इंजॉयमेंट में गुजरेंगे, घर में है, नानों के घर जाना है, वो सब कुछ करके जिसके बाद से प्योर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं मिडिल ऑफ जून में या फिर जून के एंड में। तो वहाँ पर क्या है कि अब आप घर का एक शेड्यूल बना लें, स्केड्यूल तैयार कर लें कि जनाब इस वक्त ये आपका ये टाइम है, इस वक्त आपके खेलने का टाइम है, ये आपके दोस्तों का टाइम है और ये आपके पढ़ने का वक्त है। आपने इस वक्त अपनी किताबें खोलनी है, पढ़ना है। घर में बड़ा भाई होता है, बड़ी सिस्टर होती है, कोई ना कोई होता है जो चीज़ों को मैनेज कर लेता है। अब बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ पर सारे का सारा जो दारोमदार है या जो मुनहसर हो जाती है चीज़, वो हमारे ट्यूशन कल्चर पर हो जाती है कि बच्चे जा सकते हैं। अब तीसरा अलमिया जो आता है वो ये है कि कुछ वालिदैन ऐसे हैं या हमारी बड़े घराने ऐसे हैं जो कि ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है कि हम कहते हैं कि छुट्टियां अचानक से नहीं हो जाती हैं। आपका पूरा एक साल चलता है, तालीमी साल, तो आप छुट्टियों को बाकायदा पूरे का पूरा एक प्लान दें, उनका वालिदैन को दें। तो ये तभी होगा जब आप वालिदैन से बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल इसमें किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं क्योंकि महाना उनकी पीटीएम होती है, वालिदैन के साथ मीटिंग्स होती हैं, बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में जब हम ये चीज़ देखते हैं तो ये ना होने के बराबर होती है। और वहां पर एक अलमिया ये भी होता है कि जो सरकारी स्कूल के असातिज़ा हैं, माजरत के साथ जो असातिज़ा हैं, वो उनमें से एक ऐसी तादाद है जो कि सरकारी स्कूलों में फीस बिलिला पढ़ा रही है। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम शायद इन पर एहसान कर रहे हैं बच्चों पर, हालांकि वो अच्छी खासी फीस ले रहे हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उन वालिदैन को हकारत की निगाह से देखा जाता है। और अगर किसी आम शहरी का जो बच्चा है, जो आम शहरी है, वो अगर सरकारी टीचर से बाज़गश्त करता है अपने बच्चे के बारे में, पूछ कुछ करता है कि जनाब इसने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, तो जिस तरीके से एक निजी स्कूल का टीचर जवाबदेह होगा, शायद उस तरह से एक सरकारी स्कूल का टीचर जवाबदेह बिल्कुल इस तरह से नहीं है। और अगर हम देखें, पेरेंटिंग जो है ना, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अगर हम इसमें थोड़ी सी केयरलेसनेस शो करते हैं तो हमारा वो नर्सरी का स्टूडेंट है या केजी क्लास का स्टूडेंट है, तो यकीनन उसकी जो बेसिस हैं जिस एज में बननी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो पेरेंट एक बनना और उसे एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे लेकर बढ़ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस पर मैं समझती हूँ कि सरकारी सतह पर भी काम होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में हम देखते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो थोड़े बहुत हम देखते हैं कि इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो जहांगीर, यहाँ पर अभी हम ट्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे कि ट्यूशन आपके ख्याल से कि बेहतरीन ट्रेंड साबित हो रहा है हमारी सोसाइटी का। अगर हम देखें, जब हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर है, क्लासेस में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही हैं, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ ट्यूशन कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। इस पर मैं आपके इनसाइट्स लाजमी लूँगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद में कौन मना रहा है आज सालगिरह, और आपकी सालगिरह भी हम शामिल कर सकते हैं सिटी एट 10 में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आएगा, उस पर अपने बर्थडे के हवाले से कोई भी पिक्चर या क्लिप आप हमें शेयर करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, हम सिटी एट 10 में शामिल करेंगे। और आज की बर्थडे के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास जो पहली बर्थडे है वो राना एहतशाम की है। सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी जिंदगी का इसी तरह से हर दिन खुशियों से महकता रहे। सेकंड बर्थडे जो है वो हमारे पास है मोहम्मद शबीर जान की, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। शबीर को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपका जिंदगी का हर दिन इसी तरह से आसानी वाला हो और खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कम्युनिकेशन गैप है, वो पॉलिसीज बनाने के हवाले से हो या पेरेंट टीचर मीटिंग के हवाले से हो, और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि आजकल ट्यूशन का एक ट्रेंड भी बनता है। एक तरफ हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे भारी फीसेस भी पे कर रहे हैं, लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जहांगीर इस पे मैं आपकी इंसाइट्स जानना चाह रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन का जो एजुकेशन में एक कल्चर था वो शुरू हुआ था नालायक बच्चों के लिए, कि जो बच्चे अपनी क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता था, तो उनका या तो 0 पीरियड लगाया जाता था, और ये वो टीचर थे जो बड़े सिंसियर थे अपने बच्चों के साथ। वो कहते थे बच्चों को मैं एक्स्ट्रा टाइम लगवाऊंगा ताकि उनकी कमजोरी वीकनेस दूर हो, और 0 पीरियड या शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाना। स्टार्ट इसका ट्यूशन का ऐसे हुआ था कि नालायक बच्चों को शाम को इकट्ठा किया जाता था या उनको टाइम से पहले बुला लिया जाता था एक पीरियड 0 पीरियड के नाम पर, ताकि उनकी वो वीकनेसेस जिन सब्जेक्ट में वो वीक हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता ये इतना ट्रेंड आम हो गया है कि अब लायक नालायकी बहुत पीछे रह गई है। अब नंबरों की दौड़ में जो चाहता है कि मैं ज्यादा नंबर लूं वो ट्यूशन चला जाता है, और बिलखसूस बोर्ड की क्लासेस में तो मैं समझता हूँ ट्यूशन आपके स्कूल से महंगी है, आपके कॉलेज से महंगी है। इस वक्त एवरेज स्कूल की फीस 5,000 रुपया चल रही है और ट्यूशन की फीस 10,000 रुपए चल रही है। ऐसे ही है, बहुत बारी फीस। और कॉलेज की भी एवरेज फीस वो एनुअली अगर देखें तो 50-60 हजार चल रही है। लेकिन वही अगर एनुअली आप किसी एकेडमी की फीस देखें या पूरे सेशन की फीस देखें तो वो 1 लाख से ऊपर है, क्योंकि वो भी महाना 12-15 हजार रुपया ले रहे हैं। और अगर आपने किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो वो 1 माह या 40 दिन की तैयारी का आपसे 40-50 हजार चार्ज कर लेते हैं। ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ अब जो ट्यूशन है वो मैं समझता हूँ आपके स्कूल कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार कर चुकी है, और जिस बच्चे ने पोजीशन लेनी है, नंबर लेने हैं, उसके लिए बगैर एकेडमी के पॉसिबल ही नहीं है। रीजन ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज फोकस करते हैं कि किताब पढ़ा दी अलिफ से ये तक, ए से जेड तक, लेकिन एकेडमी क्या करती है, वो पेपर पैटर्न के मुताबिक आपकी तैयारी करवाती है, और पेपर पैटर्न के मुताबिक आपसे चैप्टर वाइज 3 चैप्टर का, हाफ बुक का, फुल बुक का वो टेस्ट लेती रहती बार बार। तो जो बच्चा एकेडमी कल्चर से गुजरा होता है, जब वो एग्जाम में बैठता है तो उसको मैं समझता हूँ कि 60-70 नंबर तो आंखें बंद करके ले जाता है। सही। मतलब ये मैं गारंटी से कहता हूँ जो बच्चा अच्छी तरह से। यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि हमारे तालीमी इदारे क्या ये प्रैक्टिस स्कूल में नहीं करवा सकते, या क्या ये प्रैक्टिस कॉलेज में नहीं करवा सकते? क्यों हमें भारी फीसेस जो हैं वो ट्यूशन की मद में देनी अच्छा, हमारे यहाँ ये इसलिए है कि उन्हीं कॉलेजेस की, उन्हीं असाजा की एकेडमीज हैं। अच्छा, अगर वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ा देंगे, अगर एक गवर्नमेंट टीचर है वो बच्चों से तो कुछ नहीं ले रहा, ऐसे ही है ना, वो कह रहा है मैं बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहा हूँ। वो मुफ्त पढ़ाने को हमारे यहाँ वो समझता है कि मैंने यहाँ पे फोकस नहीं करना, मुझे एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आएगी, मैंने वहां पे फोकस करना है। तो वहां पे वो एवरेज पढ़ा के किताबें, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे यहाँ। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा एग्जाम अंडरस्टैंडिंग को 0 रखता है। वो कहते हैं मेमोरी कितनी अच्छी है, आपको याद कितना रहता है, हमारा एग्जाम सिस्टम इस पे फोकस करता है। तो टीचर भी समझाने की बजाय, पढ़ाने की बजाय फिर एकेडमी कल्चर में जाके रट्टे पे फोकस करता है कि उसको 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 और 10-12 चैप्टर का जब सेपरेट ले लिया, 2-2 चैप्टर करके 3-3 चैप्टर, वो बच्चे को इतना रट्टा लग जाता है। जिस तरह हम अगर कोई भी चीज उसको 5 बार पढ़ें, 6 बार पढ़ें तो हमें वो जुबानी याद हो जाती है। तो एकेडमी कल्चर ये करता है कि एक चीज को इतनी बार रिपीट करवाता है कि बच्चा जब पेपर उसके सामने आता है तो मैं समझता हूँ 60-70 नंबर तो उसके फौरी सामने पड़े होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाए, इस पे बात ही नहीं होती है। और जिस बच्चे ने सिर्फ स्कूल या कॉलेज पढ़ा है
तो वो जनाब टाइम उसका वेस्ट होगा। वो उसको तो 20 नंबर बड़ी मुश्किल से याद होंगे कि ये 20 नंबर तो मेरे पक्के हैं। एकेडमी वाला बच्चा कहेगा मेरे 70 नंबर पक्के हैं, तो जो नहीं पढ़ा वो कहेगा ये मेरे। लेकिन जहांगीर यहाँ पर हमारे यहाँ माइंडसेट एक स्टूडेंट का पता है क्या होता है, ऐसे मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपने भी देखे होंगे, एक पेपर आपके सामने आ रहा है, आपने उसमें पहले हिसाब लगा लेना है, अच्छा आपको ये सवाल आ रहे हैं, 20 नंबर इसमें चलेंगे, 20 नंबर इसमें चलेंगे, चलिए मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन वहां पर ये देखना कि क्या हमारी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, इस हवाले से हम नहीं देखते कि कोई भी प्रोग्रेस देखें। अच्छा, यही वजह है कि हम साइंटिस्ट नहीं बना पा रहे। एप्लीकेशन तो पढ़ाई नहीं जाती, हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ क्यों कहा जाता है कि हमारी एजुकेशन मुख्तलिफ है और जब हम फील्ड में जाते हैं चीजें मुख्तलिफ हैं? रीजन यही है कि हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाती है, उसकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई जाती कि ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे होना है, इसने वर्क कहाँ पे करना है। ठीक है, आपकी बहुत सारी, अगर आपने एवरीडे साइंस एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ा होना, तो आपको पता चले कि साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कितनी ऐसी चीजें जो हम किताबों में पढ़ते हैं हमारे यहाँ रियल लाइफ में हमारे दाएं बाएं आगे पीछे हो रही होती हैं। हमारी रूटीन में सुबह से शाम तक आपके मैथमेटिक्स भी अप्लाई हो रहा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री की चीजें भी, और इवन सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे मतलब हम शायरी पढ़ते हैं तो वो हमारे यहाँ वो भी अप्लाई हो रही होती है, फीलिंग्स, एहसास, जज्बात, आपकी रिलेशंस। और इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप रोजाना खाना बनाने से लेकर क्रिकेट खेलने तक उसमें फिजिक्स की कई चीजें, ठीक है, केमिस्ट्री के कई रिएक्शंस आपको देखने में नजर आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एप्लीकेबल हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन हमें सिर्फ थ्योरी तक महदूद रखा जाता है। हमें बताया नहीं जाता कि ये आप जो पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकली कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा या कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो जब आप साइंस म्यूजियम जाएं, अजायबघर जाएं या किसी जगह पे जाएं, तो वहां पर एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं उन कवानीन की जो हम किताबों में पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह तो हमारे यहाँ वो चीजें सब ना तो सबने विजिट किया, बहुत ज्यादा जरूरी है अगर स्टडी के हवाले से हम बात करें। और लेकिन इस चीज को हम रियलिटी में कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर हम प्रैक्टिकल्स के हवाले से बात करें, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स भी जिस नौयत के होते हैं वो हम देख रहे होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल का नाम तो दूर दूर तक नहीं होता। तो यही अलमिया है जिसकी वजह से हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ साइंटिस्ट उस तरह से नहीं बन पा रहे हैं। फर्दर भी एजुकेशन पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही थी एजुकेशन फील्ड के हवाले से, और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ अगर एजुकेशन के निज़ाम को देखें, जिद्दत तो आ रही है। 16 ईयर एजुकेशन हम देख रहे हैं बहुत कॉमन है, हमारे पास PhD डिग्री होल्डर्स भी मौजूद हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जिस जिद्दत से काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। इसमें शायद करियर काउंसलिंग की भी कमी है और प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कराई जा रही। तो यहाँ पर मोहम्मद इनारू, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम प्रैक्टिकलिटी के हवाले से बात करें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के हवाले से बात करें, तो हमारे यहाँ ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एजुकेशन के निज़ाम को मुतासिर कर रहे हैं? जैसे एक तो मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग अगर बेहतर होती तो शायद हम ये सर्कमस्टांसेस जो है वो ना देख पाते। मैम, इसमें जो हमारा बुनियादी रोल है वो यकीनन हमारे असातिज़ा का है। देखें, कंसेप्चुअल स्टडी को आगे लेकर चलना या हमारे माशरे में इसको राइज करना बहुत मुश्किल है एक किस्म का, क्योंकि रवायती जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस कदर ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि उसको बैक करना उसमें वक्त लगेगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है, उसके लिए कैंप भी लगाए जाते हैं, वर्कशॉप का भी अरेंज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हमारा निसाब है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन जो क्लासेस हैं, जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो वहीं से चलती जा रही हैं। इसमें आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो अपना क्लास से लेक्चर कितना उसको तैयार करते हैं कि आज मैंने क्लास में जाकर क्या पढ़ाना है, लेसन प्लानिंग कितनी करते हैं कि हमारे जो तलबा है उसको मैंने कैसे डील करना है। देखें, जो रवायती तरीकाकार है कि क्लास में जाना है, आपने अटेंडेंस लगानी है और एक बच्चे को आपने खड़ा करना है कि जनाब आप सारी की सारी रीडिंग कर दें और बाद में आपने सवालात के साथ में जो जवाबात हैं उनके निशान लगा दिए हैं। इसमें अब आप बताएं कि कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना है या क्या क्लियर करवाना है। आप तो चीज़ उसको याद करवा रहे हैं और याद करने वाली चीज़ उसके साथ इम्तिहानात तक तो चल जाएगी, लेकिन उसके बाद अमली जिंदगी में उसका क्या
का इस्तेमाल है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अगर हमें याद करने की बजाय हमें समझाई होती तो आज हमारे माशरे में बेहतरी होती और लोगों का जो ज़र्फ है, जो ईमानदारी है, वो झलक रहा होता उनमें। अब चीजें ये हैं कि हमने सब की सब चीजें, डिजिट जो थे, फैक्ट एंड फिगर थे, जो पढ़ने वाले थे, ये जो याद करनी थी चीजें, हमने उससे हट ये कर प्रैक्टिस ना हमें बहुत छोटे होते ही करा दी जाती है। अगर हम पेन पे ऐसे लिख रहे हैं या मज़ामीन लिख रहे हैं तो हमें एक रट्टा लगा दिया जाता है, वो चाहे उर्दू में है चाहे इंग्लिश में है, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि शायद हमारी बचपन से ये प्रैक्टिस हो रही होती है, तो जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें तभी यही प्रैक्टिस करते हैं कि चीज़ों को हम बगैर समझे या बगैर जाने सिर्फ रट्टा लगा दें। अच्छा मैं भी ये देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि आपके यहाँ पर जो सारे के सारे तजर्बे हैं वो तालीम पर किए जाते हैं, जो कि किसी भी मुल्क में नहीं किए जाते हैं। तालीम को संजीदा लिया जाता है क्योंकि आपका मुस्तकबिल उसमें है। अब देखें हमारे यहाँ पर जो निजी स्कूल हैं वहाँ पर आपको 12-12 पढ़े हुए भी टीचर्स मिलेंगे स्कूलों में, ठीक है। सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो अगर पढ़ा लिखा है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो संजीदा नहीं है बहुत ज्यादा। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपने जो हमारे सीओ साहब हैं जिनका काम ही तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के काम कर रहे हैं वहां पर। जनाब के उस स्कूल में जाके छापा मार लिया, उस स्कूल में चले गए, उसकी टंकी चेक कर ली, पानी की टैंकी है नहीं है, वॉशरूम चेक कर लिए, यहाँ पर पानी मौजूद है नहीं है, टीचर्स कहाँ है, टीचर। आपने करना क्या है? आपने देखें सिस्टम को बुनियादी तौर पर बेहतर बनाना है कि आज एक टीचर ने 45 मिनट का लेक्चर दिया है और उसके बाद उसके आउटकम्स क्या है, क्लास में क्या हुआ है, बच्चों के साथ बातचीत की है कभी। सीओ साहब तो छोड़ें, सीओ का जो असिस्टेंट है या इंतजामिया है वो गई हो। हमारे यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो ज़िली इंतजामिया है वो भी किसी तकरीब से हटकर किसी एजुकेशन के फंक्शन को अटेंड करती हो या किसी सेमिनार को अटेंड करती हो, या बाकायदा खुद हमारी कमिश्नर साहिबा उठकर किसी सरकारी स्कूल में गई हो कि आज जाके चेक कर लें कि क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने विजिट किया हो या फिर अचानक से कोई सेक्रेटरी साहब आए हो यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। जब फोकस ही तालीम नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे का सारा जो जिम्मेदार है वो एक टीचर है। टीचर को पता है कि उसकी वैल्यूएशन कुछ नहीं है, उसके पास उसको चेक करने वाले या उसको परखने वाले ही जहां पर मौजूद नहीं है, वो कितना काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ वही असातिज़ा खुद से काम करेंगे जो अपने साथ संजीदा है, अपने पैशन के साथ संजीदा है, वो काम करेंगे। और उन चीदा काम से अगर आप कहें कि मजमूई तौर पर हमें फर्क महसूस होगा और कंसेप्चुअल स्टडी का एक तूफान आ जाएगा। इस तरह से अगर पूरी दुनिया के हवाले से बात करें जहांगीर, हम देखते हैं कि कन्वेंशनल स्टडी अब कोई भी नहीं करवा रहा है। अब बहुत ज़्यादा हम एडवांस हो गए हैं, वो चाहे टेक्नोलॉजी है, वो बायो है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी कन्वेंशनल मेथड यूज़ किए जा रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से उस तरह से काम मैं नहीं समझती हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, इस सारे मामले में जितना हम कसूरवार ठहराते हैं गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को और ब्यूरोक्रेसी को, उससे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे हेड टीचर और टीचर हैं। अब देखिए क्लास में डायरेक्ट बच्चे से इंटरेक्ट टीचर का है, स्कूल को कंट्रोल करना डायरेक्ट जिम्मेदारी हेड टीचर की है। हेड टीचर को किसी ने नहीं रोका कि आप बच्चों को माई स्कूल मजमून क्रिएटिविटी के तहत पढ़ाओ। माई पेन लिखना है तो वो कोई भी मजमून लिखने पर किसी गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई कि आपने ये मजमून किताब वाला ही लिखना है। इवन गवर्नमेंट सिर्फ आउटलाइन देती है। जो हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं वो कोई किताब नहीं है, वो सिर्फ एक आउटलाइन है। आप कोई भी किताब पढ़ के उस आउटलाइन की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए एक सिलेबस पर 10 किताबें भी हो सकती हैं, ठीक है, 10 मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हुई किताबें भी हो सकती हैं। लेकिन मेन अगर उसने कह दिया कि आपने मैट्रिक के बच्चे को अल्लामा इकबाल पढ़ाना है, सर सैयद पढ़ाना है, कायद आज़म पढ़ाना है, तो उनके ज़िंदगी के कोई भी पहलू आप पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप उन्होंने कहा है कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी ऐड करनी है तो मिर्ज़ा गालिब की कोई सी भी शायरी ऐड हो सकती है। आउटलाइन में, करिकुलम में ये नहीं बताया जाता कि यही 10 अशार पढ़ाने हैं। बेसिकली एक आउटलाइन होती है। लेकिन हमारा चूंकि टीचर और हमारा हेड टीचर वो लकीर का फकीर खुद बना हुआ है, तो बच्चे को भी वो यही चाहता है कि वो लकीर का फकीर रहे, आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचे। आप क्यों नहीं वैरायटी लेकर आते कि हर टीचर अपने अपने अलग से चीजें समझाए, पढ़ाए, कि अगर अल्लामा इकबाल पर ही मजमून आ गया तो हर स्कूल का बच्चा अपने अंदाज से लिखे। ये ना हो कि 1000 स्कूल का बच्चा एक ही पैटर्न पे लिख रहा है। इवन एक क्लास के 100 बच्चे भी हों तो वो 100 के 100 मजमून मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी के कहें कि माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखना है तो हर बच्चा अपने माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखे ना, वो क्यों किताब वाला याद करता है। बिल्कुल इसी तरह से। अगर माई स्कूल लिखता है तो वो टाट पर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा भी वही लिखता है जो किताब में लिखा है, और एयर कंडीशन क्लासरूम में बैठकर जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी वही लिखता है जो किताब में लिखा हुआ है।
तो हम क्यों बच्चों को क्रिएटिविटी में भी हमने रटा लिया है। ये टीचर है इसका जिम्मेदार, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, सियासतदान जिम्मेदार नहीं है। सियासतदान ने कभी नहीं कहा कि माई स्कूल इसको वो बताओ जहां ये बैठ के पढ़ता है। सियासतदान ने कभी नहीं उसको कहा कि इसको एक मजमून याद करवा दो और इसे कहो कि जो मजमून आए इसकी थोड़ी पैराफ्रेजिंग करके लिख दो। ये टीचर करता है। और यही हाल हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के ऐसे में भी हम कर रहे होते हैं कि हमने एक बुक रखी हुई है और हमने उसमें देखना है कि अच्छा ये हमारी आउटलाइन है और इसे हमने खुद से करना है, एक्सप्लेन करना है। ये खुद से करने वाला हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है अभी। अच्छा, अब किसी भी सियासतदान ने नहीं रोका कि आप बच्चे को क्लास में प्रैक्टिकली साइंस पढ़ाओ। बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिएटिविटी भी हमें हमारे स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें सिस्टम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है और बेहतरी तभी। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ घर के बजट के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि सबसे मुश्किल तरीन काम ये होता है कि घर का बजट कैसे बनाएं, और उसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं वो हमारी रोज़ाना की रूटीन होती है, जिसमें सब्जियां हैं, चिकन है, और इसमें इसका रेट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज सब्जियाँ किस भाव बिक रही हैं और सब्जियों की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टूरिस्ट जो हमारा सेगमेंट है आज के भाव में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा कि आज सब्जियों का जी क्या बिल्कुल, भाव फैसलाबाद है? मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो अपनी साबका कीमत पर कायम रहते हुए 595 रुपये फी किलो है, जबकि अंडे फार्मी जो है वो 4 रुपये इजाफे के बाद 291 से 295 रुपये हो चुके हैं। आलू 6 रुपये कमी के बाद 84 से 78 रुपये हो चुका है। प्याज 72 रुपये अपनी साबका कीमत पर कायम है। टमाटर 5 रुपये इजाफे के बाद 88 से 93 रुपये हो चुका है। अदरक चाइना 10 रुपये कमी के बाद 420 से 410 रुपये हो चुका है। लहसुन हर 245 रुपये फी किलो है। सब्जी मिर्च 5 रुपये इजाफे के बाद 70 से 75 रुपये हो चुकी है, जबकि बंद गोभी 100 रुपये अपनी साबका कीमत पर कायम है। टिंडे साबका कीमत 200 रुपये पर कायम है। घिया कद्दू 75 रुपये फी किलो पर बरकरार है। बैंगन 30 रुपये इजाफे के बाद 80 से 110 रुपये हो चुका है, जबकि खीरे 98 रुपये फी किलो है। मटर अपनी साबका कीमत 250 रुपये फी किलो पर कायम है, जबकि शिमला मिर्च 200 रुपये पर कायम है। इसी तरह गाजर चाइना जो है वो 10 रुपये इजाफे के बाद 95 से 105 रुपये हो चुकी है। अरबी की कीमत जो है वो साबका कीमत पर ही कायम है, 85 रुपये फी किलो है। फलों में से गाचा है जो है वो 200 से 210 रुपये हो चुका है। केला 10 रुपये कमी के बाद 150 से 140 रुपये हो चुका है। आम चौसावल 410 रुपये है, जबकि अमरूद 70 रुपये है। खुबानी मोटी जो है वो 260 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। अंगूर गोला 210 रुपये फी किलो में दस्तियाब है, जबकि अंगूर सुंदरखानी 310 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गोश्त अपनी साबका कीमत पर कायम है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म जो है वो सेहतमंद दिमाग रखता है, और हम सेहतमंद हो सकते हैं इसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि अपने खाने की प्लेट को थोड़ा सा रंगीन कर दें। और वो थोड़ा रंगीन कैसे होगा? इसमें थोड़ी सी पालक जाएगी, इसमें थोड़ी सी गाजर जाएगी, खीरे का इस्तेमाल जो है वो इंसान की सेहत के लिए कितना ज़्यादा इफादियत वाला होता है, इस सब पे बात करेंगे। क्योंकि आप फ्रेम में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी जो इंपॉर्टेंस है इंसान की ज़िंदगी में वो निगलेक्ट नहीं हो सकती। अगर हम पालक के हवाले से बात करें तो घर में बच्चों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ नापसंद होती है वो पालक होती है, लेकिन इसकी इफादियत क्या है, कितना ये इंसान की ज़िंदगी पे मुस्बत असरात छोड़ती है, इस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं अभी कह रही थी कि घर का बजट बनाने के लिए चीज़ें जो मद्देनज़र रखी जाती हैं वो ये होता है कि सेहत पर भी कंप्रोमाइज़ ना हो, और जो वेजिटेबल्स हम घर में इस्तेमाल करें वो फ्रेश भी हों और साथ ही साथ सस्ती भी हों। तो हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी, बताइएगा कि अगर सब्जी के हवाले से बात करें तो पालक की आज क्या प्राइस चल रही है? ये जो गुटी है ना जी, ये 100 रुपए की देते हैं, तकरीबन 1 किलो से ज्यादा की होती है ये। सही। और इसके साथ साथ अगर अरवी के हवाले से बात करें तो ये कितने में बिक रही है आज? ये 100 से 120 रुपए किलो तक जाती है ये। ठीक है। टमाटर जो है वो तो घर की बहुत ही वीआईपी डिश है, और हम देखते हैं कि कभी तो टमाटर बहुत ही महंगा बिक रहा होता है। आज क्या रेट है? तो बाबा जी बताइएगा कि आज टमाटर किस भाव बिक रहा है? टमाटर आज बहुत महंगा है, 150 रुपए किलो चल रहा है। ठीक है।
और इसके साथ साथ प्याज तो बहुत आजकल मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सस्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्याज की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो उसकी सेहत है, और वेजिटेबल्स इंसान की सेहत पे किस तरह से मुस्बत असरात डालती हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के बहुत ही ख़ास और बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट हकीम अकबर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। हकीम साहब, सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें, अब ये पालक के हवाले से बात करें ना, मैं ये समझती हूँ कि बच्चे इसे बहुत नापसंद करते हैं। मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं उनका तो मुंह बन जाता है जब पालक बनी हो। इसके इंसान की जिंदगी में क्या असरात होते हैं जिसे बच्चे भी देखें और समझें, ताकि घर में अगर नेक्स्ट टाइम पालक बने तो सब लोग खाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि वाकयातन सब्जियां निस्बतन कम खाई जाती हैं। इसकी कुछ वजह यह भी है कि हम इसकी अफादियत की एडवर्टाइज कम करते हैं। हमें कोई बता नहीं रहा कि इनकी क्या अफादियत है। हमें खाने वाली पीने वाली चीज़ों के मतलब अगर आगाही हो जाए कि हम जो खा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, तो इंशाल्लाह इंसान है अपने फायदे के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज़ हम शौक से खाएंगे। जो कुछ ऐसा है कि इसके पकाने के लिए भी कुछ चेंज किया जा सकता है। पालक वाकई बहुत अच्छी डिश है। मेरे लिए तो स्पेशल जब घर वाले बनाते हैं तो गोश्त से ज्यादा दही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दही वाली पालक मुझे बहुत पसंद है। सही है। ये कैसे बनती है, और ये अगर इसकी पॉजिटिविटी के बारे में बात करें या इंसान की सेहत के असरात के हवाले से बात करें तो क्या क्या असरात होते हैं? तो उसमें ऐसा होता है कि अनीमिया के मरीज जिनको खून की कमी है, ऐसे मरीज जिनको अक्सर कब्ज रहती है, ये हमारा एक अमूमी सा मसला है, यानी पेट की सफाई के लिए। और ख़ास तौर पे ये पोटाशियम का बेहतरीन मुरक्कब है जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। यानी सोडियम अगर नुकसान दे तो पोटाशियम की ज़रूरत भी है, जो पालक में आयरन, पोटाशियम, दीगर कुछ फास्फोरस टाइप चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी सेहत के लिए ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट के लिए मुफीद है। तो सही, बिल्कुल। इसमें दही का इजाफा कर लिया जाए तो इसका टेस्ट भी खुल जाता है, और अगर खाने में कुछ बाज़-औक़ात तज़ाबियत पैदा करती है तो वो दूर हो जाती है, बड़े अच्छे से खाई जाती है। सही। अब वो बच्चे जो स्क्रीन के उस पार देख रहे होंगे और जिन्हें पालक नहीं पसंद होगी, आई होप तो कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, क्योंकि सब्जियां हम अक्सर औकात देखते हैं कि फ्रिज में ला के रख देते हैं और कभी बारी नहीं आती, हफ्तों गुजर जाते हैं। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ क्या करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, राइस जो है वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जो इंसान की सेहत पे ज़्यादातर पॉजिटिव असरात डालते हैं वो सब्जियाँ हैं। तो हकीम साहब, एक और चीज़ मैंने देखी है, जैसे अभी ये अरबी पड़ी हुई है ना, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मैं भी ये समझती हूँ कि शायद जिन लोगों को एलर्जी है वो अरबी नहीं खा सकते हैं या ये सेहत के लिए उतनी मौसर नहीं साबित होती। तो क्या बात ये वाकई सच है कि जो लोग एलर्जिक हैं वो नहीं खा सकते ये चीज़? अच्छा, उसमें ऐसा है कि जैसे हम हर चीज़ के लिए किसी एक्सपर्ट से रब्ता करते हैं अपनी सेहत के लिए, तो फूड या न्यूट्रिशन का भी एक शोबा है। अगर अरबी से एलर्जिक हैं तो उसका भी हल है। सही। यानी कुछ लोगों को सिर्फ अरबी तैयार करते वक्त, यानी इसको छीलते साफ करते वक्त एलर्जी हो जाती है, तो इसको कुछ देर के लिए नमक वाले पानी में भिगो के रखें। ठीक है। नमक वाले पानी में भिगो के रखें, जो तजाबियत वाली चीज़ें होती हैं वो साफ भी हो जाती हैं और काफ़ी हद तक एलर्जी का साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने पालक के मुतालिक बताया कि दही का इस्तेमाल का, तो इसमें भी दही का इजाफा किया जाए, सही, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और किसी किस्म की एलर्जी भी नहीं करेगी। और अफादियत इसकी इतनी है कि प्रोग्राम छोटा है, इसके मेरे पास एक पूरा लेक्चर है कि इसमें क्या हमें तो ये मामूली सी जिसे कहते हैं सब्जी लग रही थी, और अक्सर हम घर में ले तो आते हैं खरीद कर, लेकिन इसे बनाते नहीं हैं। लेकिन इसकी इफादियत के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए होता है। विटामिन सी तो आम चीज़ों में होता है, विटामिन ए बहुत कम चीज़ों में होता है जो अरबी में मौजूद है। सही। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अगर हम जिस्मानी तौर पे वीक हैं, हमारा वजन कम है, तो पालक अरबी को कुछ बदल के हफ्ते में एक दो दफा जरूर खाना चाहिए, यानी नेचुरली तरीके से, यानी कोई स्टीरॉइड नहीं, कोई कुछ नहीं, नेचुरली तरीके से हमारी ग्रोथ में मुआवन है। और ख़ास तौर पे जिस्मानी ज़रूरियात, ख़ास तौर पे
जो नमकियात है जिन्हें हम कहते हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम और उसके अलावा विटामिन्स, उन जरूरियात को कमा हक़ पूरा करती है। सही। देखिए, एक आम सी सब्जी है और हम अक्सर औकात अपने घर में लाकर सब्जियां ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी इंसान की ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम अगर इनकी हिफाजत के हवाले से बात करें तो शायद हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस जो है वो उस तरह से हम इन्हें नहीं दे पा रहे हैं। हकीम साहब, एक और बात अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल खून की कमी अमूमन आम लोगों में दिखाई दे रही है, वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो यूज़फुल हो सकती हैं अगर हम वेट गेनिंग के हवाले से बात करें या खून की कमी को पूरा करने के हवाले से? खुराक को मैं अक्सर दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। फल और सब्जियां एक हिस्सा है, बाकी खुराक के अज्जा एक हिस्सा है। जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, अनीमिया के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। सही, बिल्कुल। फ्रूट्स भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और वो नाज़रीन हमारे जो कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं या जिनके कोई ना कोई सेहत को लेकर मसाइल हैं, वो हकीम साहब से मशवरा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए हमारी स्क्रीन पर आपको नंबर दिया जाएगा और ब्रेक के बाद हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो आपकी सेहत को लेकर है, वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या सब्जियों के हवाले से आप पूछ सकते हैं कि कौन सी सब्जी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन खुश आमदीद। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात कर रहे थे सब्जियों की अफादियत के हवाले से इंसान की ज़िंदगी में एक खासी अहमियत रखते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट अपनी सेहत को करते हैं। तो सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी सेहत के रिगार्डिंग आपको कोई भी मसला मसाइल है, आप हमारे प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल करके भी हकीम साहब से कोई भी सेहत के हवाले से आपको मसला आ रहा है, कोई आप इशू डिस्कस करना चाहते हैं, तो हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल करके इस मसले का हल भी तलाश कर सकते हैं। तो हकीम साहब, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले सब्जियों की अफादियत के हवाले से बात कर रहे थे, तो कद्दू जो हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आम पाए जाते हैं और थोड़े सस्ते भी होते हैं, तो इनकी अफादियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, कद्दू का सबसे पहले तो ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा है, तो हमारे लिए तो ये निस्बत ही बहुत है। तिब्बी एतबार से ये बाकायदा एक दवाई है, ख़ास तौर पे अमराज़े जिगर और मैदा के लिए। अभी बच्चों ने बाहर जाना होता है तो एसिडिटी अक्सर उनकी ज़्यादा होती है। अगर कद्दू का जूस बगैर किसी दवाई के, सिर्फ कद्दू का जूस दिन में 3 दफ़े 1-1 कप इस्तेमाल कर लिया जाए तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर उनका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। और अगर आप समझे कि इसमें कुछ टेस्ट का फ़र्क है तो चीनी वगैरह शामिल ना करें, नमक शामिल ना करें, कोई दूसरा फल शामिल किया जा सकता है, सेब शामिल कर लें, कोई दीगर कोई फल शामिल कर लें। इसकी अफादियत इस कदर ज़्यादा है कि अक्सर हमारे बुजुर्ग जिनको शुगर का प्रॉब्लम हो, उनके पाँव में जलन होना, रात को नींद ना आना, उनको कुछ दिन कद्दू का रायता, कद्दू का जूस, किसी भी फॉर्म में कद्दू का इस्तेमाल करवाया जाए। जूस पे मैं जोर इसलिए देता हूँ कि 1 कप जूस के लिए कम से कम आधा किलो कद्दू जो है ना वो इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अगर 10 अफराद का कुनबा है ना और आधा किलो कद्दू पक जाए तो वो 10 दिन नहीं खत्म होता। सही। तो मैं ये चाहता हूँ इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला खास तौर पे हमारे बुजुर्ग जिनको नींद की कमी हो जाती है, पाँव में जलन होती है, उनको कुछ दिन कद्दू का रायता या सब्जी के तौर पे कद्दू दिया जाए, और अगर उनके लिए मुमकिन ना हो तो कद्दू का जूस, ये शुगर के पेशेंट के लिए बेहतरीन चीज़ है। सही। इसके अलावा ऐसे खास तौर पे नौजवान जिनको अक्सर मिराकी यानी वसवसे आना, ख्यालात आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन अमराज के लिए भी कद्दू बेहतरीन चीज़ है कि उसका जूस पिया जाए। अच्छा, कद्दू का मिल्क शेक आपने कभी नहीं सुना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कद्दू का मिल्क शेक भी तैयार हो सकता है। सही। वो कैसे? वो भी क्या ये टेस्टी होता है? टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें कुछ दूसरा फल शामिल करें। ठीक है। और जैसे हम कद्दू का जूस बनाते हैं ऐसे ही दूध शामिल कर लें तो मिल्क शेक बन जाएगा। ठीक है। इन चीजों को हम प्रमोट नहीं करते, इन चीजों की आगाही नहीं है। मैंने तो आज लाइफ में पहली दफा सुना है कि कद्दू का भी मिल्क शेक होता है। हाँ जी, तो उसमें यह है कि चूंकि हम इंसान जिस चीज के आदी हो जाएं,
उसको ज़हनी तौर पे पसंद करते हैं। अब चिकन हम सबको पसंद है, तो सिर्फ नाम सुनते ही भूख लग जाती है, और टिंडे हमें ना पसंद है, नाम सुनते ही भूख खत्म हो जाती है। इसकी वजह बुनियादी यही है, अब आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों तक ये आवाज़ पहुंचेगी, और अगर ये बार बार हमारा ज़हन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी चीज़ को बार बार चार्ज करना, बार बार में उन्हें बताएंगे कि इसकी इफादियत क्या है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी इफादियत है। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज जिनको जिगर का कोई सा भी मर्ज हो, हेपेटाइटिस बी, सी, ए खास तौर पे, और ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी जिसके मतलब कहा जाता है कि कमा हक्का हो, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए, इसका जूस बना के, इसका रायता बना के, मुख्तलिफ फार्म में, अच्छा हर इंसान की तबीयत भी मुख्तलिफ है, कुछ लोगों को इसका जूस ज़्यादा सूट करेगा, मिल्क शेक, इसी तरह रायते की फार्म में। अमूमन कहा यह जाता है कि कद्दू की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो वो लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द है या ऐसे, वो लोग भी क्या कद्दू इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो तासीर का लफ्ज़ है ना, ये एक मुआलज के लिए है, अवामुन्नास के लिए है। इसकी तासीर ऐसी बिल्कुल कुछ नहीं है कि ये जोड़ों के दर्द के मरीजों को नुकसान दे, बेहद मुफीद है जोड़ों के मरीजों के लिए। सही। अब देखिए, हम सबको पता है कि गोश्त जोड़ों के मरीजों के लिए नुकसानदेह, हम फिर भी खाते हैं, और जोड़ों के जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा गोश्त ही पसंद करते हैं। कद्दू जोड़ों के अमराज के लिए बेहतर है, क्योंकि ये यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, ये 3 अहम चीजें हैं, खून से उनको साफ करता है। सही। यहाँ पर हकीम साहब एक और चीज़ है, जैसे हम गोभी के हवाले से बात करें तो पहले तो गोभी हमें सर्दियों में ही देखने को मिलती थी, अब तो ये साल के 12 महीने मौजूद रहती है। तो क्या बेमौसमी सब्जियाँ इंसान की सेहत पर नेगेटिव असरात डालती हैं? अगर हम गोभी के हवाले से बात करें, क्या ये भी इफादियत बख्श है? अच्छा, ऐसा नहीं है कुछ भी। इसे हम बेमौसमी इसलिए नहीं कह सकते कि हर जगह का मौसम अलग है। मसलन हम सिंध के इलाके अगर लगाया जाए तो उसमें मौसम कोई 15-20 दिन या 1 महीने का फर्क है, उधर मौसम जल्दी बदल जाता है, इधर थोड़ा सा लेट हो जाता है। पहले ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं था, सब्जियां एक इलाके में पैदा हुई उधर ही खत्म हुई। अब चूंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजाम मौजूद है, एक इलाके की सब्जी 24 घंटे से पहले दूसरे इलाके में पहुंच जाती है, इसलिए इसे हम बेमौसमी नहीं कह सकते। सही। ये मौसम की सब्जियां, ये है कि किसी दूसरे इलाके से आई हैं, लेकिन उनका मौसम तो ठीक है ना, इसलिए कोई भी सब्जी, कोई भी फल बेमौसमी नहीं है। सही। और ये इंसान की सेहत के लिए फायदेमंद बख्श भी होते हैं। अगर गोभी के फायदे के हवाले से बात करें तो बहुत सारे लोग गोभी भी नहीं खाते हैं, तो इसके क्या क्या फायदे हैं? जी, अवामुन्नास में ये है कि गोभी गैस पैदा करती है, री पैदा करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बल्कि गोभी मैदे और आंतों को साफ करने के लिए बेहतरीन दवाई भी है। सही। यानी अगर हम हफ्ते में 1-2 दफा गोभी, लेकिन हकीकत यही है कि रोटी की निस्बत इसका वजन दुगना होना चाहिए। अब ये ना हो कि हम रोटी तो 200 ग्राम खा रहे हैं और गोभी हम 5 ग्राम ले रहे हैं, ये ना हो। ठीक है। यानी रोटी के वजन से दुगना वजन अगर गोभी का हो, क्योंकि बेहतरीन किस्म का बाकी सब्जियों की निस्बत ज्यादा फाइबर गोभी में मौजूद है। ठीक है। जो आंतों की सफाई के लिए, कब्ज दूर करने के लिए बेहतरीन चीज है। बिल्कुल, ये हम शायद इनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, जिसकी वजह से हम ऐसी बहुत ही, मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास हरा खजाना है और इसे हम निगलेक्ट करें, अपनी ज़िंदगियों में शामिल नहीं करें। तो आपको कोई भी बीमारी है या कोई भी मसला है, कुदरत ने हर चीज़ का हल रखा हुआ है और सब्जियों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल करें। हकीम साहब, एक और चीज़ है, जैसे हम आलू के हवाले से बात कर लें, कहा यह जाता है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो घर में ये इसे काट के अपनी स्किन पे भी लगा रही होती हैं। तो आलू की इफादियत अगर स्किन के हवाले से भी देखें या ओवरऑल देखें तो किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा, ऐसा है कि दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में पसंद भी आलू किया जाता है और तनकीद का निशाना भी आलू बनता है कि गैस करता है। ऐसी कोई चीज नहीं, इसकी इफादियत बेहिसाब है। और इसको पका के और बगैर पकाए, दोनों तरह इसकी इफादियत है। ठीक है। खास तौर पे अगर पकाए बगैर इसको स्किन पे इस्तेमाल किया जाए, मुझे नाम तो नहीं आता कि उसको क्या कहेंगे, तो स्किन को साफ करने के लिए ये बेहतरीन चीज है। खास तौर पे ऐसे बच्चे जिनको पिंपल्स हों, चेहरे पे दाने हों, या अच्छा रंग भी साफ करता है।
रंग साफ करने के लिए भी आप मुसलसल यानी जो केमिकल ब्लीच टाइप चीजें हैं ना, उनकी निस्बत ये नेचुरल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर खाने की बात हो तो आलू में पोटाशियम, सोडियम, मैं बार बार इसका हवाला इसलिए दे रहा हूं कि एक कलब में मुब्तला मरीज जो है उनके खाने के मसाइल रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सब्जियों की इंपॉर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बस जरूरत इस अमर की है कि हमें इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। बहुत शुक्रिया हकीम अकबर अली खान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ चलिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि घर में अगर शादियों का सीजन भी है या किसी की शादी है तब भी हम बात कर रहे होते हैं कि गोल्ड रेट क्या है, क्योंकि शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो जेवरात में हम देखते हैं कि गोल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। और इसी तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात करें तो हम गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ये समझ रहे होते हैं कि ये सिक्योर वे है इन्वेस्टमेंट का। तो आज की गोल्ड प्राइस क्या रहेगी, इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। आज गोल्ड प्राइस जो है एक तोले की वो 3,60,600 रुपये जो है एक तोला फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के रेट के हवाले से बात करें तो 3,09,160 रुपये में 10 ग्राम जो है सोना वो फरोख्त हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कीमत थोड़ी सी बढ़ी है। अगर हम देखें अमूमन तौर पे रोज़ाना मैं बात कर रही होती हूँ कि गोल्ड की प्राइस जो है उसमें स्टे नहीं है। अगर हम प्राइसेस ज़्यादा के हवाले से बात करें तो बहुत कम प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं, लेकिन जब ज़्यादा होने के हवाले से बात हो तो 1,000 या 2,000 हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी गोल्ड की प्राइसेस जो हैं बढ़ रही हैं। तो अभी भी गोल्ड को अमूमन सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा है, जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फिटनेस के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी सेहत का ख्याल रख भी रहे होते हैं लेकिन हम अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे होते। अमूमन हम ये समझते हैं कि अगर तो हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम फिट हैं या सेहतमंद हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है फिट रहने के लिए। वो जिम के हवाले से भी हो सकती है और आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज के हवाले से बहुत सारे लोगों में रुझान पाया जा रहा है। लेकिन कार्डियो एक्सरसाइज क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है और अमूमन जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है इससे कितनी मुख्तलिफ है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, उनका तारुफ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद नवाज बाजवा साहब ने। आप फिटनेस ट्रेनर हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फिट रहना तो आज के दौर में मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है और कुछ लोग इस चैलेंज को कम्पीट भी कर रहे हैं, लेकिन ये कार्डियो एक्सरसाइज क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। पहली बात तो ये कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जो काम आपने करना है उसके लिए आप तरीकाकार ढूंढ लेते हैं। लाइक बिजनेस कर रहा है बंदा, वो बीमार भी है बट उसको पता है अगर मैं नहीं जाता अपने ऑफिस तो मुझे लॉस हो सकता है, तो देखेगा ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा। बट फिटनेस और हेल्थ जो है हम लोगों की लास्ट प्रायोरिटी में आता है, इसको हम प्रायोरिटाइज नहीं करते। जिम जाने का जो टाइम होता है, एक्सरसाइज का टाइम होता है, तो वो अपनी मीटिंग में गुजार देंगे, यार इसकी खैर है। तो हेल्थ आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात आपने की कार्डियो की। कार्डियो बेसिकली निकला है कार्डियोवैस्कुलर से, ठीक है, आपके हार्ट के। आपकी जो हार्ट की एक्सरसाइज है इसे आप कार्डियो बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज आपकी जब 3 मिनट से एक्सेल करती है, ठीक है, 3 मिनट से एक्सेल करती है, तब आपकी हार्ट की वर्किंग जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली जो कार्डियो है वो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, आपकी हार्ट की पंपिंग स्पीड तेज हो जाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका निज़ाम तनफ़ुस वो तेज होना शुरू होता है और आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी मिथ है कि कार्डियो करने से आपका वेट लॉस होता है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। कार्डियो का वेट लॉस से वेट गेन से कोई ताल्लुक नहीं है। कार्डियो बेसिकली आपकी हार्ट की एक्सरसाइज है और ब्रेन की एक्सरसाइज, ठीक है। वेट लॉस आपका तब होता है जब आप कैलोरीज डेफिसिट में है, ठीक है। देयर इज नो अदर वे। आप कैलोरी सरप्लस में है तो आप कभी वेट लॉस नहीं कर सकते। सपोज अगर एक बंदा डेली 1 घंटा वॉक करता है नॉर्मल पेस पे, तो वो तकरीबन 1 घंटे में 200-250 कैलोरीज बर्न करता है, और आपकी बॉडी में जो 1 पाउंड फैट है वो 2500 से 3500 कैलोरी से मिलकर बनता है। तो पूरे वीक में आप 1 पाउंड भी फैट बर्न नहीं कर सकते और डेली बेसिस पे आपको उसका
इनटेक है वो एक्सेसिवली ठीक है, कर अब रहे हैं। जैसे कार्डियो एक्सरसाइज के हवाले से आपने बात की कि ये अमूमन ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंसान का जो दिमाग है या दिल है वो सेहतमंद रहे, उस हवाले से ये एक्सरसाइज की जाती है। तो इस एक्सरसाइज के कोई अमूमन टाइम भी होता है या ऐसे लोग जो कि इस्तेमाल कर सकें इस एक्सरसाइज से, ऐसा भी कोई रुझान है? नहीं, एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले आप कर लें, ना करने से बेहतर है। वो बहुत ज़्यादा आप डिटेल में जाएं तो कहाँ पे जाके इसका फ़ायदा होता है। नॉर्मली जो लोग हैं वो जब आपको रात को 3 बजे भी टाइम मिले, दोपहर को 2 बजे मिले, सुबह मिले, शाम मिले, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपको ये देखना चाहिए अगर आपको हार्ट का कोई इशू नहीं है, डॉक्टर से आप परमिशन लें कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। वो हेल्थ कंडीशन जो हार्ट की है वो भी आपने एक्सरसाइज ना करने की वजह से की होती है, अपनी पुअर डाइट की वजह से, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से वो चीज़ें आपने ख़राब की होती हैं। तो एक दिन में वो आपने ख़राब नहीं की, 25-30 साल 40 साल लगाए हैं। तो लोग जो है ना बहुत जल्दबाजी करते हैं। लाइक कुछ लोग हम देखते हैं कि अगर वो नया नया जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन आके वो 4-5 घंटे लगा देते ऐसे ही हैं है? और जिम की कोई मशीन कोई एक्सरसाइज वो स्पेयर नहीं करते कि जैसे आज इन्होंने कर लेना। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि यार अगर आपने 40 साल में ये हाल किया ना तो खुद को 40 साल नहीं, 40 महीने नहीं, 40 हफ्ते नहीं, कम से कम 40 दिन दो, आपकी बॉडी अडॉप्ट करे, उसके बाद आप स्लोली चलो। जो फिटनेस है ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, बिल्कुल एक जर्नी है, तो आपको थ्रू आउट लेके चलना पड़ता है। ये नहीं अक्सरियत होती है लोगों की शादियां हुई तो शादी के लिए आगे जनाब मैंने वेट लॉस करना है, भाई की शादी है, मेरी अपनी शादी है, तो तब वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। जब वो गोल अचीव कर लिया, फंक्शन हो गया, उसके बाद खत्म। बिल्कुल ऐसे ही है। और अमूमन मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि अगर जिम कर लिया है तो हम देखते हैं जब तक हम जिम जाएंगे तब तक हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, हम फिट भी रहेंगे। जैसे ही हम जिम छोड़ते हैं हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जिम का कोई फायदा नहीं है। इसकी रीजन ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी डाइट डिफरेंट है। अब अगर फर्ज करें आप 2000 कैलोरीज खा रहे हैं तो जिम में जाकर 500 बर्न कर रहे हैं, तो वो वेट आपका जो है बैलेंस रह रहा है। अब एक्सरसाइज आपने छोड़ दी, खाना आपका उतना ही है, या मोस्टली लोगों के माइंड में ही होता है कि अब मैं जिम नहीं जा रहा तो मैं डाइट की जरूरत नहीं है, वो एक्सेसिव खाना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक शुरू कर दी, जंक फूड ले लिया, फास्ट फूड, वो तो सरप्लस में आ जाते हैं। जब उसकी कंजम्पशन नहीं है, कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, तो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं, चाहे आप वो कार्ब से ले रहे हैं, प्रोटीन से ले रहे हैं, फैट से ले रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ द फैट वो आपकी बॉडी में स्टोर होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है। सही, और ये अमूमन ये रीजन है। और जिम मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि हम अपनी शॉपिंग पे काम कर रहे होते हैं, हम सारी मटीरियलिस्टिक चीजों पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी सेहत को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, वेट लॉस करना आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग हैं जिम भी जा रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट नहीं कम हो रहा होता। तो क्या उनकी कोई बॉडी कंडीशन है जिसकी वजह से वेट नहीं कम हो रहा होता, या उनकी डाइट में कोई मसला आ रहा होता है? सारी बातें ही हैं। जैसे 3 तरह की बेसिकली बॉडी टाइप्स होती हैं। कुछ लोग वो हैं कि वो कुछ भी ना खाएं तो मोटे होते हैं, जैसे वो नॉर्मली आपने सुना होगा जी मुझे तो पानी भी लग जाता है। और कुछ लोग होंगे वो जो मर्जी खा लें वो मोटे नहीं होते, उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इतना तेज होता है। कुछ लोग होंगे जो अच्छा खाएंगे लीन हो जाएंगे, बुरा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। बस यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप कि आपकी बॉडी टाइप क्या। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके वेट हाइट एज के अकॉर्डिंग आपका कैलोरीज काउंट क्या होना चाहिए। आपने सरप्लस में जाना, आपने डेफिसिट में जाना है, कितने डेफिसिट में जाना है। तो मेजर जो इशू होता है ना बेसिकली वो आपकी डाइट का होता है मोस्ट प्रॉब्ली, कि डाइट आप ले रहे हैं वेट बढ़ाने वाली, कम नहीं कर सकते आप। अगर आपने कुछ ये भी देखने में आया कि शुरू में लोगों ने 4-5 kg वेट लूज किया, उसके बाद वो स्टॉक हो गया। अब शुरू का जो वेट होता है वो आपका वाटर वेट होता है, तो वो इजीली उतर जाता है। आप सिर्फ चीनी छोड़ दें ना 16 दिन, 20 लेकिन ये दिन बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी मुश्किल है, पर आपने करना तो है ना। अगर आप चीनी आज छोड़ते हैं ना तो 16 दिन के बाद आपकी बॉडी से जो आपने ऑलरेडी खाई हुई इसका जो स्टोर है वो खत्म होगा। सही। उसके बाद आपका वेट ड्रॉप होना शुरू होगा। आप नमक छोड़ दें 2-3 दिन तो आपका वाटर वेट जो है 1-1.5 किलो 2 किलो वो ड्रॉप हो जाता है। तो आपके अपने हाथ में 70% जो है ना, बल्कि मैं तो कहूँगा 80% आपकी न्यूट्रिशन है। ठीक है। यू ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट, और 10% आपका वर्कआउट है, 10% आपकी रेस्ट है। ये एक ट्राइंगल है। तीनों में से एक चीज भी डिस्टर्ब होगी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी। अब डाइट लोग अब अक्सर देखा है जिम में कि 4 दोस्तों का ग्रुप है, 2 दोस्तों का ग्रुप है, वो डाइट सेम ले रहे हैं। एक ने वेट कम करना है, एक ने ज्यादा करना है। वो ट्रेनिंग भी सेम कर रहे हैं, रेप रेंज भी सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, इंटरवल भी सेम है, कैलोरीज इनटेक भी सेम है। तो एक बंदे का हो जाता है दूसरे का नहीं होता। ऐसे उसकी रीजन ये है कि देखा देखी वो करते हैं। मोस्टली यूट्यूब से बहुत सारी ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम चले, वो जिस बंदे ने अपलोड किया है उसने अपने अकॉर्डिंगली किया है। उसके पीछे उसकी क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है,
क्या उसकी बॉडी टाइप है, क्या डाइट प्लान है, तो आपको नहीं पता, तो आप कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्सरसाइज देख के या कोई डाइट प्लान देख के उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं अक्सर उनसे कहता हूं तो कि जब आप बीमार होते हैं तो आप YouTube से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते, कोई ऑपरेशन है तो वो देख के क्यों नहीं कर लेते, तब आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ये हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी सेहत को सबसे ज्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हम डाइटिशियन के पास नहीं जाते, हम जिम ट्रेनर के पास नहीं जाते, और अगर हमने अपनी दूसरी, अगर हम देखते हैं कि शॉपिंग है या वो हम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और भी ये रुझान देख रही हूँ कि जिन लोगों ने बॉडी बनानी होती है, खासकर लड़कों ने, तो वो कुछ मेडिसिन भी यूज कर रहे होते हैं। तो क्या ये भी आप लोग रिकमेंड करते हैं या ये इस सेहत के लिए नुकसानदेह है? नहीं, हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बॉडी बिल्डिंग उसकी एक डोमेन है, ठीक है। अब हर बंदा बॉडी बिल्डिंग नहीं करता और हर खातून जो है वो बॉडी बिल्डिंग, फीमेल के तो मसल बन ही नहीं सकते, बिल्कुल, ठीक है। कुछ खवातीन में ये देखने में आया कि वो वेट ट्रेनिंग नहीं करती, हम लड़कों की तरह ब्रॉड ना होते, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो मेल हार्मोन है ना, और टेस्टोस्टेरोन है जो आपकी बॉडी को डिक्टेट करता है, फैट लॉस है, मसल बिल्डिंग है, स्किन है, हेयर है। इसी तरह फीमेल में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो आपके फेमिनिज्म को डिक्टेट करता है, वो सारा कंट्रोल करता है। तो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है वो बहुत लो होती है, जो सफिशिएंट नहीं है उनकी मसल बिल्डिंग के लिए, तो वो जो मर्जी कर लें उनके मसल बिल्ड नहीं हो सकते। फीमेल के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे मर्दों के लिए इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग, क्योंकि 30 साल के बाद आपकी बॉडी एनुअली 1 to 2% जो है वो मसल लॉस करना शुरू कर देती है, इसको सैक्रोपीनिया कहते हैं। तो इसको सेव करने का जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है कि आप मसल बिल्ड करें, सही मसल बिल्ड आप करें, वेट ट्रेनिंग करें, अभी के लिए ना करें, अपने आखिरी 10 साल के लिए करें, ताकि आप मोहताजी में ना जाएं। अब अगर अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एजेड आदमी है तो वो कभी किसी चीज का सहारा ले रहा है उठने के लिए, किसी बच्चे को आवाज दे रहा है, और एक आदमी बिल्कुल सीधा उठ जाता है, तो उसकी रीजन क्या है, उसके पास मसल्स हैं और उसका मसल लॉस हो चुका हुआ है, तो इसकी वजह से आप जो है वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बिल्कुल इसी तरह से अगर इंसान की ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो 40 इयर्स इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। इसमें आपने अपनी डाइट को भी मेंटेन रखना होता है, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना होता है, ताकि आप जो अपने बुढ़ापे को सही से एंजॉय कर पाएँ। फर्दर भी फिटनेस के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फिटनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इंसान की ज़िंदगी में फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ हम कार्डियो एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कार्डियो एक्सरसाइज और जो अमूमन वेट कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए एक्सरसाइज होती है, उसमें क्या फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम कार्डियो एक्सरसाइज को देखें और वेटिंग एक्सरसाइज को देखें, तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस आप देखते हैं? कार्डियो जो है बेसिकली आपके हार्ट का वर्कआउट, ठीक है। अब कार्डियो में आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप अक्सर देखेंगे कि मैराथन रेसर जो होते हैं तो 40-40, 50-50 किलोमीटर, पतले पतले बाजू, खोपड़ियां, स्किन भी नहीं, मुंह पे बेचारों के बुरे हालात, और उनके मुकाबले में आप देखें जो स्प्रिंटर होते हैं 100 मीटर वाले, बड़े बड़े मसल्स उनके होते हैं। इसी तरह जब आप कार्डियो करते हैं तो ये एक नेगेटिव एक्सरसाइज कंसीडर होती है, लंबा कार्डियो, ठीक है, मतलब 1.5-2 घंटे। अक्सर लोगों को देखा उनका जिम काम ही है आके कि उन्होंने 1.5-2 घंटा आके वॉक करनी है, तो वो क्या करता है, आपका मसल लॉस करता है, मसल बिल्डिंग नहीं करता। मसल बिल्डिंग सिर्फ आपकी वेट ट्रेनिंग में होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अच्छा, अब मैं वेट ट्रेनिंग को कार्डियो पे प्रेफर क्यों करता हूँ, उसकी रीजन है कि आप लाइक वॉक कर रहे हैं ट्रेडमिल पे, आपने 1 घंटा वॉक की, 2 घंटा वॉक की, 15 मिनट वॉक की, आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, सही, आप नीचे उतरे, खत्म, कैलोरीज बर्न। अब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, रेस्ट पीरियड कम कर देते हैं, वेरिएशन ऐड कर देते हैं, सेट ज्यादा कर लेते हैं, रेप रेंज ज्यादा कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका हार्ट रेट जो है ऊपर जाना शुरू, कार्डियो जोन में आ जाएगा। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जब आपकी बॉडी आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 to 70% जाती है आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन, कार्डियो जोन, ठीक है, उसके बाद 70 to 80% आते हैं तो आप एनारोबिक जोन में आ जाते हैं, फिर उससे ऊपर आ जाता है, फिर 90% डेड जोन आ जाता है। तो आप अपने हार्ट रेट को वहां पे मेंटेन रखते हैं, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी आपकी बॉडी फैट बर्न करती है। अब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न हो रही हैं आपकी, बिल्कुल, अब आपने छोड़ दिया, अब जो क्रैम्प्स पड़े हैं, मसल को आपने तोड़ा है, फाशिया को, मसल को, फाइबर को ब्रेक डाउन किया है, उसको रिकवर करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो अगेन आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, ठीक है।
सही, ये सारा सिनेरियो। और अमूमन कार्डियो एक्सरसाइज के हवाले से ये भी कहा जाता है ये पट्टों को कमजोर कर रही होती हैं। बहुत लंबा जो कार्डियो है ना, वो कार्डियो बेसिकली आपको जैसे पहले अर्ज की कि एक्सरसाइज है आपके हार्ट की, हेल्थी हार्ट हेल्थ की। नॉर्मली अगर आप वेट ट्रेनिंग को कर रहे हैं, कोई सेट लगा रहे हैं, तो अगर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेनिंग की बात करें तो आपको सेट 30 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होता, 1.5 मिनट का हो जाएगा। बट आपकी हार्ट की जो वर्किंग है वो 3 मिनट के बाद स्टार्ट होती है। तो कार्डियो में आप रनिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रोप जंपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, स्टेयर्स कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, एनारोबिक्स कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं, स्किपिंग कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, बर्पीज कर लें, जिसमें आप अपना हार्ट रेट ऊपर ले जाएं तो आप उसको कार्डियो में यूज कर सकते हैं। सही, और इंसान की सेहत के लिए एक्सरसाइज तो नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर हम हमारे रूटीन के कुछ स्केड्यूल के हवाले से बात करें, कुछ ख़वातीन हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, इसी तरह से हम मर्द हजरात के हवाले से भी बात करें, ऑफिस जाना होता है, तमाम तर मामला देखने होते हैं, तो क्या जिम जाए बगैर भी वेट जो है वो कम किया जा सकता है? तो क्या सुनहरी राज है उसके लिए? बिल्कुल किया जा सकता है। बेसिक चीज है आपकी कैलोरी, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उससे कम लेना शुरू कर दें, कहीं मत जाएं, वेट कम हो जाएगा। ठीक है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपका बॉडी वेट फर्ज करें 80 किलो है, ठीक है। अब उसमें आपका लीन वेट 70 किलो का 10 किलो फर्ज करें आपकी बॉडी में फैट, तो अब आपने लीन वेट का पर केजी 30 कैलोरीज लेनी है, ठीक है। तो जहां पे आप हैं आप वहीं पे रहेंगे, ना आपका बढ़ेगा ना कम होगा। अब आप उससे कम लेनी शुरू करेंगे, डेफिसिट में आएंगे, आपका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो ठीक है। और ज्यादा लेनी शुरू करेंगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको हार्ट हर टाइम धड़कता रहता है, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी काम करते हैं, ब्लड चलता है, सारी चीजें आप चलते हैं, आइज ब्लिंक करते हैं, बातें करते हैं, जिसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो आप काम भी करते हैं ऑफिस में, कहीं आना जाना, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की और कैलोरीज की जरूरत है, तो आपकी बर्न होती है। आप रिक्वायर्ड से मेंटेनेंस से कम लें, जो आपकी टीडीए टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, उससे कम लें तो आपका वेट लॉस सही है। नवाज, ये भी बताइएगा, अगर हम डाइट के हवाले से बात करें, वो लोग जो जिम नहीं जा रहे हैं, वो ठीक है कैलोरीज भी देख रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अपनी डाइट से दूर रख सकते हैं? क्योंकि वेट गेन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है और वेट लॉस करना भी। देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है और आपके लिए कौन सा। नॉर्मली यहाँ पे हम मसला ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर आप किसी से पूछें जी आपकी डाइट कैसी, कहते जी बेहतरीन, 2 रोटियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अब उससे ये नहीं पता कि रोटी सिर्फ रोटी, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, फाइबर है, उसमें आपकी रिक्वायर्ड जो प्रोटीन है वो आपको नहीं मिल रही। आपके सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक आपकी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन, इवन आपका डीएनए भी प्रोटीन बेस्ड है, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो वो रिकवर प्रोटीन से होती है। जिस बंदे में प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर उसको कट लग जाता है, कोई वाउंड बन जाता है, कोई चोट लगती है, तो उसका रिकवरी रेट बहुत स्लो होगा। आपकी स्किन ढलकनी शुरू हो जाएगी, बाल उतरने शुरू हो जाएंगे, नेल जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोटीन पूरी करनी चाहिए। अब 1 ग्राम प्रोटीन है वो दुनिया की किसी भी टाइप की है, सप्लीमेंट की है, एनिमल बेस है, डेयरी बेस है, बीन्स है, कुछ भी है प्लांट बेस, तो 4 कैलोरीज है। सही, बिल्कुल। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की सेहत के लिए, और मैं ये समझती हूँ इंसान की बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है, तो इससे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए आपका फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज बाजवा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आई होप सो कि हमारा आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। आपकी सेहत के मसाइल के हवाले से, सब्जियों की अफादत के हवाले से हमने बात की। फिट रहना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फिटनेस पे जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान रखें। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।